हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 6 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के साथ साथ हम लगभग आज 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने वाले हैं जो कि ललन टॉप क्वेश्चन होंगे। तो आज की क्लास में आप सभी को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? और अगर पूछे कि लियोनेल मेसी किस देश के हैं तो ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और इन्हें ही अभी हाल ही में स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो यूएसए ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अभी जो है बात करते हैं कि यूएसए के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। लेकिन 20 जनवरी 2025 से अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। और ये किस क्रम के बनेंगे? तो 47 क्रम के, ठीक है। तो ये 47वें क्रम के राष्ट्रपति बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अभी जो है व्हाइट हाउस में जो बाइडन ने 19 लोगों को यानी 19 व्यक्तियों को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है। तो कितने व्यक्तियों को? 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया है, जिनमें 3 नाम आपको याद रखना है। एक तो लियोनेल मेसी को, हिलेरी क्लिंटन को और इरविन मैजिक को, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। और इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अमेरिका की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता के बारे में ये लोग अच्छी तरह से समझ रखते थे और उसी का जो है प्रचार प्रसार करते थे। तो इन्हीं को जो है स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक दिया गया है। कितने व्यक्तियों को? तो 19 व्यक्तियों को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति पदक किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? तो राष्ट्रपति पदक दिया गया है यह छत्तीसगढ़ पुलिस को, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न हमारा है दूसरा। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री पूछे कौन है? तो ये है एन चंद्रबाबू नायडू जी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं पूछे सबसे गरीब कौन है? तो सबसे गरीब है ममता बनर्जी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एडीआर इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो हमारे देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री अगर पूछे कौन है तो एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं। इनके पास टोटल संपत्ति कितनी बताई गई है? तो 931 करोड़ रुपए बताई गई है। कितना? तो 931 करोड़ रुपए बताई गई है। और एन चंद्रबाबू नायडू जी अगर पूछे किस देश के, किस राज्य के सीएम हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। और वहीं एडीआर रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछे सबसे गरीब मुख्यमंत्री किसे घोषित किया गया है या किसे बताया गया है, तो सबसे गरीब मुख्यमंत्री बताया गया है ममता बनर्जी को। इनके पास टोटल संपत्ति कितनी है? 15,38,000 रुपये, यानी कि ये एक थार भी नहीं खरीद सकती हैं। और ये राज्य की जो है सीएम है। अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कितनी अच्छी प्रस्तुत की गई है। वैसे ये डाटा जो है इस आधार पर व्यक्त किया जाता है जब ये लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो जो है चुनाव आयोग के सामने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा रखते हैं। तो इसी आधार पे इन्होंने अपना ब्यौरा रखा है कि इनके पास टोटल कितनी संपत्ति है? 15,38,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हमारे देश में 31 में से 13 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कितने? तो 31 में से 13 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, आप सोच सकते हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सबसे युवा केंद्रीय मंत्री अगर पूछे कौन है, तो सबसे युवा केंद्रीय मंत्री है राम मोहन नायडू जी। आपको बताना है कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है, ठीक है। तो इनको बताना है कि ये जो है किस मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया था, इसके बारे में बहुत पहले बता दिया गया है। अब बात है कि शुभंकर किसे घोषित किया गया है खो खो विश्व कप 2025। और इस बार इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो भारत में किया जा रहा है, ठीक है। तो शुभंकर घोषित किया गया है तारा और तेजस को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो खो खो विश्व कप 2025 इस बार आयोजन भारत में किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें कि शुभंकर क्या बनाया गया है, तो खो खो विश्व कप जो है यह मेल प्लस फीमेल दोनों में हो रहा है। तो इसके लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है। मेल के लिए तारा और फीमेल के लिए मेल के लिए जो है तेजस है
और फीमेल के लिए तारा है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ लॉन्च किया गया है। शुभंकर क्या है? तारा और तेजस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस बार जो है खो खो विश्व कप में कुल कितने देश भाग लेने वाले हैं? तो कुल 24 देश भाग लेंगे। अगर पुरुष विजेता इसमें बनता है और महिला विजेता, ठीक है, पुरुष विजेता और महिला विजेता के लिए किस कलर की ट्रॉफी इसमें निर्धारित करी गई है? तो पुरुष विजेता के लिए नीले रंग की ट्रॉफी और महिला विजेता के लिए हरे रंग की ट्रॉफी का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खेलों के शुभंकर के बारे में देख लेते हैं। जैसे ओलंपिक 2024, इसका शुभंकर है फ्रिज। 37वें क्रम का जो राष्ट्रीय खेल था जिसका आयोजन गोवा में किया गया था, इसका शुभंकर है मोगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था, इसका शुभंकर पूछे कौन सा है? तो वीर मगाई है। और वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो नॉर्थ ईस्ट में किया गया था, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में किया गया था। और इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में, इसका आयोजन गोवा में किया गया था। और ये तो पेरिस ओलंपिक 2024, ये कहाँ किया गया था? पेरिस में। ठीक है, तो ये पेरिस में किया गया था और इसका शुभंकर है फ्रिज। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो राजगोपाला चिदम्बरम जी किससे संबंधित थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से ये संबंधित थे। अगर इसकी व्याख्या देखें तो 1974 में भारत में एक पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। किस नाम से? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम से यह परीक्षण किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। अगर पूछे कब किया गया था तो 1974 में किया गया था। और वहीं पूछे दूसरा वाला कब किया गया था, तो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑपरेशन शक्ति और इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। दूसरा वाला कहाँ हुआ था परमाणु परीक्षण? ये भी पोखरण राजस्थान में ही हुआ था। इस टाइम पे अगर पूछे कि पीएम कौन थे, तो पहले वाले में पीएम थी इंदिरा गांधी जी, और दूसरे वाले में पूछे कौन थे, तो दूसरे वाले में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, इन दोनों परमाणु परीक्षण में सबसे अहम रोल किसका था? तो सबसे अहम रोल था राजगोपाला चिदम्बरम जी का, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये पहले और दूसरे ऑपरेशन से संबंधित थे, जिसका नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। इन दोनों से ये संबंधित थे। राजगोपाला चिदम्बरम जी, इनको जो है भारत सरकार के द्वारा 1999 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राम नारायण अग्रवाल जी का भी हाल ही में निधन होता है और ये भारत में किसके लिए जाने जाते हैं? अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वेणुगोपाल जी ये भारत में पहली बार जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा करी है? यानी जीडीपी के लिए आधार वर्ष किसे अपनाने की घोषणा करी गई है? तो 2021 और 22 को। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2022-23 को। ठीक है, तो 2022-23 को आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की गई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जीडीपी इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसके लिए जो है जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। किस वर्ष को? तो वर्ष 2022-23 को। ठीक है, 2022-23 को घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि इसके पहले 2022-23 के पहले आधार वर्ष किसको घोषित किया गया था, तो घोषित किया गया था 2011 और 12 को किया गया था। तो ये काफ़ी पुराना आधार वर्ष हो गया था, इसलिए इसे अपडेट किया गया है। तो पूछे कि जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2022-23 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वही है कि जीडीपी के सटीक विश्लेषण के लिए यह नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो उज्जैन में लिया है। हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में हर घर लक्ष्मी योजना किसने प्रारंभ करी है? तो हर घर लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया गया है SBI के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
एसबीआई ने 2 योजना शुरू करी है। कितनी योजना? तो 2 योजना शुरू करी है। पहली योजना का नाम है हर घर लखपति योजना और दूसरे का नाम है एसबीआई पेंटोस योजना। ठीक है, तो ये दोनों योजना शुरू करा गया है एसबीआई के द्वारा और दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों योजनाओं का उद्देश्य है जमा करने की आदत का विकास करना, यानी कि जो लोग हैं अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं यानी खर्च कर देते हैं और भविष्य में अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास जो है सेविंग नहीं होती है। तो इसी सेविंग को बचाने के लिए एसबीआई ने 2 योजना शुरू करी है जिससे लोगों के अंदर जो है जमा करने की आदत का विकास किया जा सके। ठीक है, तो जमा करने की आदत का विकास किया जा सके इसके लिए 2 योजना किसने शुरू करी है? एसबीआई ने। अब बात करते हैं कि एसबीआई की स्थापना कैसे होती है भारत में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जब अंग्रेज थे तो उस टाइम पे भारत में 3 बैंक का निर्माण किया गया था। एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये भारत है, यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ पे मद्रास, यहाँ पे बॉम्बे। ठीक है, तो इन तीनों बैंकों को जो है इन तीनों बैंकों को एक साथ कब मिला दिया जाता है? तो इन तीनों को मिला दिया जाता है 1921 में। ठीक है, 1921 में मिलाकर कौन सा नया बैंक बनाया जाता है? तो यह इंपीरियल बैंक बनाया जाता है। ठीक है, इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है। फिर इसके बाद आज़ादी मिलती हमें। इसके बाद आज़ादी के बाद जो है 1956 में इस इंपीरियल बैंक को बदल के इसका नाम रख दिया जाता है एसबीआई बैंक। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एसबीआई बैंक की स्थापना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लखपति दीदी योजना। अभी हमने पढ़ा कि हर घर लखपति, ये योजना एसबीआई के द्वारा शुरू करा गया है। वहीं पूछे कि लखपति दीदी योजना ये किसने शुरू करा है? तो इसका शुभारंभ किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। और कहाँ से? महाराष्ट्र से यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां। हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अपनी सेना को जानो एक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। अपनी सेना को जानो इसके लिए एक मेले का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो यह तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में किया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने करा है तो तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा जी ने इसका शुभारंभ किया है। वहीं पूछे कि तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के सीएम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपनी सेना को जानो मेले का शुभारंभ राज्यपाल विष्णुदेव साय जी के द्वारा तेलंगाना में किया गया है। और स्पेशली पूछे कहाँ पर किया गया है तो गोलकुंडा जो महल है वहाँ पर। ठीक है, तो गोलकुंडा खदान के पास जो जो गोलकुंडा महल है वहाँ पर यह किया गया है इसका शुभारंभ। ठीक है, और यहीं से जो है पहली बार अगर पूछे कि भारत में जो कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, यह गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। बात करते हैं कि रायथू योजना, यह किसानों के लिए शुरू किया गया योजना था। और यह योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो ये भी तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं दीपम 2.0 योजना, यानी कि साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, इसी के लिए दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम मैंने बता दिया चंद्रबाबू नायडू हैं, जबकि डिप्टी सीएम पूछे कौन है तो आपको बताना है डिप्टी सीएम हो जाएंगे पवन कल्याण जी। ठीक है, करम फेस्टिवल, श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल, ये तीनों फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। पोर्ट ब्लेयर, जिसका अभी नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम, तो आपको बताना है श्री विजयपुरम किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो सही विकल्प हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार की। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य पूछे कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ग्रीन जीडीपी मॉडल, इसका मतलब होता है कि ग्रीन जीडीपी को अपनाने वाला पहला राज्य अगर पूछे कौन सा है तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि वन और पारिस्थितिकी तंत्र जो चीज़ें हमें प्रदान करती हैं उससे भी राज्य की जो है आर्थिक ढांचा चलती है। जैसे कि फल लकड़ियों से, जो वन है उनसे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, फल वगैरह प्राप्त होते हैं, स्वच्छ वायु हमें प्रदान होती है, ऊर्जा भी मिलती है और प्रदूषण को कम करने के लिए कार्बन सिंक जो है इन्हीं वनों से मिलता है। ठीक है, यानी कि जो कार्बन हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसको जो सिंक कौन करता है यानी खींच कौन लेता है? तो पौधे खींच लेते हैं। तो इसी को जो है राज्य में ग्रीन जीडीपी मॉडल किसने अपना लिया है, यह बताते हुए कि वन और पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए आर्थिक ढांचा है। तो इस प्रकार की सुविधा जो है किसने अपना ली है? तो यह अपना ली है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वहीं अगर पूछे कि सकल घरेलू उत्पाद को
अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया गया है, तो आपको बताना है। सकल पर्यावरण उत्पाद को अपनाने वाला अगर पूछे भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह यूके यानी उत्तराखंड है। वहीं पूछे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य अगर पूछे कौन सा है, तो वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि महतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करा है, तो यह छत्तीसगढ़ ने शुरू करा है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है, तो भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, और यह कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में ही। ठीक है, तो भरतपुर राजस्थान में है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो रेलवे जो जोन होता है इसी के अंदर जो है क्या आता है? रेलवे डिवीजन आता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि रेलवे जोन कितने हमारे देश में, तो 18 है। और वहीं पूछे कि 69वां रेलवे डिवीजन किसे घोषित किया गया है, तो जम्मू को किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो रेलवे डिवीज़न जो 69वें क्रम का किसे बनाया गया है? जम्मू डिवीज़न को बनाया गया है। अब पूछे कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 18 हैं। और जो ये जम्मू डिवीज़न है यह किसके अंतर्गत आता है, किस जोन के अंतर्गत आता है? तो नॉर्थ जोन के अंतर्गत आता है, यानी उत्तरी जोन के अंतर्गत। और उत्तरी जोन जो है यह रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। ठीक है, तो उत्तरी जोन सबसे बड़ा रेलवे का जोन है। अगर पूछे कि पूरे विश्व में सबसे बड़े रेल नेटवर्क जोन किस देश के पास हैं, तो यूएसए, रूस, चीन और भारत के पास। ठीक है, तो ये 4 ऐसी कंट्री हैं जिनके पास रेलवे जोन का सबसे बड़ा मतलब रेलवे नेटवर्क का सबसे बड़ा जोन है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है, तो यह सूरत को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? अल्जीरिया को बनाया गया है। जबकि पूछे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है, तो यह इजराइल को बनाया गया है। ठीक है, तो इजराइल को एडीबी का बनाया गया है और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अल्जीरिया को। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित करा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। रामायण हमारे पास दो महाग्रंथ हैं, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। तो इसी आधार पर रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका के लिए अगर पूछे कि वाटिका किसने विकसित करा है, तो यह किया गया है विकसित हल्द्वानी उत्तराखंड में यह विकसित किया गया है, यानी कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। रामायण में जो है जो कुछ मतलब वाटिका बताई गई हैं, जैसे पंचवटी, दंडकारण्य और चित्रकूट, यहीं से जो है वनस्पतियों को लाया जाएगा और इसके बाद इसी रामायण वाटिका में इन पौधों को लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो महाभारत में 37 प्रकार की वर्णित प्रजातियों का उल्लेख किया गया है, इसको जो है महाभारत वाटिका में लाकर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है अगर पूछे कि महाभारत और रामायण वाटिका कहाँ बनाई जाएंगी, तो हल्द्वानी उत्तराखंड में बनाई जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। हाल में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह लखनऊ में हुआ है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है, तो प्रीति पाल जी हैं। हाल ही में 133वें डूरंड कप का विजेता कौन बना है, तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब बना है, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट आप सभी अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।